जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे और दरोगा की तैयारी में अपने अपने लगे होंगे। तो इरूटीरिया का हमारा ये नया सेट आया है दरोगा का। ये सेट है वॉल्यूम 1। तो इस सेट को आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए इस सेट को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों में, और ख़ास करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसका जैसे ही सेट अपलोड हो हर रोज़ आपको मिल जाए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं करता हूँ आपके लिए जूम। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, पहला हमारा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन इनमें से कौन सा है? देखिएगा, सिंधु घाटी के जो लोग हैं, सभ्यता के लोग, कपास की उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये गड़बड़ है, ये कथन असत्य है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, इनमें कौन कौन शामिल हैं? देखिएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही 3 रत्न हैं। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दान में दी जाने वाली भूमि जो है, इसको हम लोग कहते थे, देखिए, पल्ली छादनम। ठीक है, पल्ली छादनम इसको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 4। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा, देखिएगा, ये संस्कृत लैंग्वेज में है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए, मुद्रा राक्षस जो संस्कृत भाषा का ये नाटक है, जिसकी रचना 4th सेंचुरी में हुआ था ये। ठीक है, 4वीं सदी में इसकी रचना हुई थी एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में इसका हुआ था। और इसे हिंदी में अनुवादित कौन किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किए थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इसका हिंदी में अनुवादन किए थे। ध्यान रखिएगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा यानी रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था, देखिए, शेरशाह सूरी के। दोस्तों, अनअकैडमी यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका लेके आया है, बहुत ही अच्छा मौका, अनअकैडमी प्लस पास। इस अनअकैडमी प्लस पास के माध्यम से आप सिर्फ 49 रुपये में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 7 दिनों के लिए। जी हाँ, अब इसका क्या फायदा होगा? देखिए, इस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक्चुअली अनअकैडमी के बारे में पता चलेगा, अनअकैडमी के ऊपर एजुकेटर कैसे हैं, इनका सिलेबस कैसे फॉलो होता है, ये पढ़ाते कैसे हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि डेमो क्लास आप ले सकते हैं 7 दिन के लिए। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ 49 रुपये में आपको ये दिया जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आप इस QR कोड को अभी के अभी मोबाइल में आपको दिख रहा है, इसको स्कैन करके सीधा का सीधा जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। कोड लगा लीजिएगा RKG11। तो इस कोड को लगाने के बाद जो है ना, आपका इस 49 रुपए के ऊपर भी और डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो सारे लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट भी देख सकते हैं, सारे PDF और ई-बुक्स का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, और जितने भी टेस्ट हमारे अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। 7 दिन का ये फ्री ट्रायल आपको दिया जा रहा है, और ये बेहतरीन मौका है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं, आपको एक्चुअली डेमो चाहिए कि कैसा होता है नहीं होता है, आप अगर उसको देखने के बाद सेटिस्फाइड हो तो आप इसके साथ गुड टू गो कर सकते हैं। अप्रैल 15 यानी आज से लेकर 17 तक ये ऑफर वैलिड है। डेफिनेटली इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए और इस QR कोड को स्कैन करिए, RKG11 रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही आपका ये ग्रैब हो पाएगा ऑफर। 49 रुपए में ये ऑफर आपको मिल रहा है 7 दिन के लिए, इसका फायदा जरूर उठाइए। के टाइम में, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के टाइम में पहला जो है मुद्रा मुद्रित हुआ था, जिसका वजन था 178 ग्रेन। ठीक है, 178 ग्रेन इसका वजन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ये देखिए, औरंगजेब के मध्य हुआ था। ठीक है, तो 1656 की बात है। 1656 में जो है शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों का क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और उसी के द्वारा स्टार्ट ये हुआ था सब कुछ। ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता जो है, देखिएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके समय में ही, कब? 1881 में, है ना। क्या हुआ था? सबसे पहले नियमित यानी कंटिन्यू नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता रहता है। ठीक है।
8वां देखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय की बात कर लें हम लोग, देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1856 में जो है अवध का विलय हुआ था। ठीक है। नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करा था। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब ये विभाजन हुआ था? 1905 में हुआ था। और इस आंदोलन में देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय का जब घोषणा हुआ था, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा यहाँ पे करी गई थी। ठीक है। और बंगाल विभाजन के वजह से पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ठीक है। कब? अगर डेट पूछ ले, साल पूछ ले, तो 6 जुलाई 1944 को। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को इन्होंने संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो के द्वारा। ठीक है। चलिए 11 देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। ठीक है। 12 नंबर देखिएगा, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अटला देवी या अटाला देवी, जो भी मर्जी बोल लीजिए। ठीक है। इस मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? देखिएगा इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी हो जाएगा। बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 1408 में इसने ये निर्माण करवाया था। कब? 1408 में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा करवाया गया था अटाला देवी मस्जिद का निर्माण। और कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है। 13 देखिए, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो उपज का जो है देखिएगा 1/2 भाग था अलाउद्दीन के समय में। ठीक है। 14 देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो अपने नागरिकों को भारतीय संविधान जो है, ध्यान रखिएगा, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर के समानता का वचन देता है। 15 देखते हैं हम लोग। चलिए 15 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो ये सुझाव किसने दिया है? देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने दिया है। ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है। 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा भाग 4 क में, है ना, भाग 4 के क के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 51(1) इसके अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। जिसके द्वारा जो है उस समय स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और इसी के द्वारा जो है 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा 11वां भी फिर ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। तो इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 16 देख लीजिएगा, क्या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति ध्यान रखिएगा हमेशा किसके पास होगी? तो राष्ट्रपति साहब के पास होगी। सी करेक्ट होगा। ठीक है। 17 देखते हैं, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में ध्यान रखिएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वो सभी शामिल इसमें होते हैं। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 243 ख के अंतर्गत जो है इसकी बात करी गई है ग्राम पंचायतों का। ठीक है। चलिए 18 देखते हैं हम लोग। 18 में क्या बोल रहा है? देखिए संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये अधिकतम संख्या जो है इसको सीमित करता है। देखिए हमारा आता है 91वां संविधान संशोधन। ये हुआ था कब? 2003 में। ठीक है, 2003 में हुआ था 91वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा बोला गया है कि सदन के सदस्यों की संख्या का 15% ही रखना है। ठीक है। 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है? अगर इसकी बात करें, देखिए नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, है ना। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ये जो है देखिए योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। 20 देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति की बात कर लें, देखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 की बात है। ठीक है, 24 अगस्त 1946 है ना, इसके द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और इस व्यवस्था के साथ अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। और इसमें जो है अगर हम बात करें अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, तो नेहरू जी थे। ठीक है, 21 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के प्रावधान की बात करें, देखिए ये आर्टिकल 241 के द्वारा किया गया है। हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 देखिएगा, 22 में क्या बोला जा रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन की बात कर लें कैसे होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन देखिएगा ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में देखिएगा ये मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है ये आता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में है हमारा फंडामेंटल राइट्स, है ना, और इसी के लिए अधिकारों की रक्षा और अनन्य अधिकार संविधान के द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा इसको जो है संरक्षित किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 के द्वारा जो है इसको संरक्षित करा जाता है, ध्यान रखिएगा। 24 देखिए, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। गोल्डन ट्रायंगल बहुत आप में से बहुत लोगों ने ये पहली बार सुना होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर से अगर कुछ नया सवाल मिलता है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गोल्डन ट्रायंगल देखिएगा इससे संबंधित कौन नहीं है, तो कंबोडिया इससे संबंधित नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल जो है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए काफ़ी विश्व में फेमस है। इसमें आता है देखिए थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, लाओस आता है। ठीक है, ये तीनों देश जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों देश जो है ना, देखिए ये तीनों देश गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, कंबोडिया इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए भाई 25 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात कर लेते हैं, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को हर साल, बी करेक्ट होगा। 26 देखिए, लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। लोसूंग का त्यौहार जो है देखिए ये सिक्किम में लोकप्रिय है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोसूंग त्यौहार। ठीक है, क्लियर। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा ये फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। 27 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। योनेक्स कप, अब योनेक्स नाम से आप कुछ भी बहुत ज़्यादा इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये योनेक्स जो है ये एक्चुअली एक कंपनी है, योनेक्स। ठीक है, ये बैडमिंटन की एक कंपनी है, रैकेट बनाती है, बैडमिंटन से संबंधित है। इस खाली वर्ड से आप लोग संबंधित कर सकते थे। 28 सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है। देखिए सूरज ताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 देखिएगा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा अगर हम बात कर लें देखिएगा तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यही है सही परिभाषा, डी करेक्ट होगा। 30 देखिए क्या बोल रहा है, 30 नंबर, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए। देखिएगा ये हर जगह, खाली भारत में ही नहीं हर जगह के लिए ये जो मानक दंड है ये सबके लिए फिक्स है। 33.33% कोई भी देश हो सबके लिए ये फिक्स है, इतना होना ही चाहिए ताकि वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है बना रहे। 31 इपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों। देखिए ये यांत्रिक मदद हेतु निर्भर रहते हैं, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कंचनजंगा 2002 ये गड़बड़ है ना। कंचनजंगा साल 2000 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे है ये, देखिए सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में, क्लियर। चलिए 33 क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा था। रीजनल लैंग्वेज जो है निर्णय प्रकाशित करने वाला,
देखिए वो था अपना केरल हाई कोर्ट, ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला केरल हाई कोर्ट पहला कोर्ट था, और हाई कोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला भी पहला हाई कोर्ट अगर बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला गुजरात, क्षेत्रीय भाषा में केरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा सहवास ऐप को जारी किया गया? सहवास ऐप किसके द्वारा ये जारी किया गया है? सहवास ऐप देखिएगा, ये जारी किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। सहवास ऐप तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण के लिए ये ऐप निकाला है, ठीक है। 35 हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? संगम नौसेना अभ्यास, देखिए संगम नौसेना अभ्यास जो है ये अमेरिका के साथ इंडिया ने ये अभ्यास किया है, तो ये 7वां था, ठीक है, 7वां अभ्यास था ये। 36 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? ठीक है, 187वां देश कौन सा है? तो 187वां देश की बात कर ले, ये हो जाएगा टोंगा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कब हुई थी? इसकी देखिए स्थापना, है ना, स्थापना कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? टोंगा है, टोंगा, और इसकी राजधानी क्या है? नुकुओलोपा, ठीक है। 37 देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, S जयशंकर जी ने करा है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 12वां था, ठीक है, ये हिंदी दिवस जो है ये 12वां था, ये भी ध्यान रखिएगा, 12वां हिंदी दिवस था, ठीक है, जो फिजी में हुआ है। 38 भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन था, देखिए, ऑपरेशन दोस्त, राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फरवरी 2023 में तुर्की में जो ये आया था अभियान, जिसमें कि ध्यान रखिएगा लगभग देखिए 50,000 से अधिक लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। भारत सरकार द्वारा बचाव और राहत अभियान यहाँ भेजा गया था, तो ये कौन सा था? ऑपरेशन दोस्त था। 39 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पे है? तो फर्स्ट रैंक पे जो देश है वो है अमेरिका, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की रैंकिंग की बात कर ले, इंडिया इस पे 4th पोजीशन पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ठीक है, 2023-24 में देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान था 6 से 6.8% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। 41 देखिएगा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान वर्ल्ड में देखिए फर्स्ट है, पहला है, ठीक है। भारत में कुल दूध का उत्पादन लगभग 25% योगदान देता है, जो पूरा वर्ल्ड में जो दूध का उत्पादन होता है अकेले सिर्फ 25% भारत उतना करता है, ठीक है। 42 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो सुश्री अंशु का संबंध जो है देखिए किससे है? कुश्ती से है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 43 ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? अब ग्रैमी पुरस्कार बहुत ज़्यादा फेमस था, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि नाटो नाटो गाना का जो है इसको मिला था। अब देखिएगा ये जो है हैरी हाउस को जो है सबसे पहले जान लीजिए, ग्रैमी पुरस्कार के लिए एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है हैरी हाउस को। ओके, अब देखिएगा 65वां ग्रैमी अवार्ड में ये एल्बम को चुना गया था, ठीक है। 44 प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसका, कौन है इसके लेखक? देखिए सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 45 विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम की बात कर ले, क्या है इसका थीम? देखिएगा इसका थीम है क्लोज द केयर गैप, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए 4 फरवरी को, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। 46 स्टैचू ऑफ नॉलेज के संस्थापक कौन है? स्टैचू ऑफ नॉलेज इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं देखिए
महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है, ध्यान रखिएगा। यह B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। किसकी है? B.R. स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये देखिएगा B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यह लगभग 70 फीट ऊंचा प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 47, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर भारत का न्यू दिल्ली है, जो 2023 जनवरी में रिपोर्ट आया उसके अनुसार। ठीक है, चलिए भाई डी देखते हैं, माफ़ कीजिए 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित कौन नहीं है? देखिए महाराष्ट्र इसमें सही मैच नहीं है, गणेश लाल। ठीक है, राज्य और राज्यपाल की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र की बात कर ले, नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं, गणेश लाल नहीं है, रमेश बैस। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, रमेश बैस। ठीक है, 49 देखिएगा, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध देखिए खेल से ये संबंधित व्यक्ति थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 50 देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं संगीता वर्मा को बनाया गया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स इसमें जो हैं होते हैं। ठीक है, 51 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है देखिए कहाँ गया है? भोपाल में किया गया धर्म सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, हाल ही में दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया है? दयानंद सरस्वती का भी रिसेंटली ही जो है ना देखिए 200वां जयंती मनाया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, 53 देखते हैं, चलिए जी 53 पे आ जाइए, हम लोग आते हैं 53 पे। दुनिया में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया था। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है देखिए इसका उद्घाटन किया गया और इसका लंबाई जो है ना लगभग देखिए 1.5 किलोमीटर्स है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 54, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं देखिए रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है और ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। ठीक है, 55 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? याओसांग उत्सव, याओसांग उत्सव जो है देखिए ये मणिपुर में मनाया गया रिसेंटली ही, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये उत्सव होली के दिनों से 5 दिन तक चलता है, होली के दिन से स्टार्ट होता है और 5 दिन तक ये चलता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है देखिएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देखिए 1996 में मिलना आरंभ हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 57 देखिए, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया, चलाया, यहाँ मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ, आप लोग इसको एक बार ध्यान रखिएगा। सुरेखा यादव जी बनी हैं। ठीक है, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। 58 देखिए, रबी फसल की बुआई की जाती है, रबी फसल की जो है बुआई कब की जाती है भाई? तो इसकी बुआई देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में करी जाती है, बी हमारा करेक्ट हो जाता है। खरीफ फसल की बुआई जो है देखिए ये कब किया जाता है? जून जुलाई में किया जाता है। खरीफ होता है जून से जुलाई के महीने में। ठीक है, खरीफ का बुआई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 59 देखिए, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें अग्रणी राज्य है देखिए अपना वेस्ट बंगाल जूट उत्पादन में। 60 देखिए, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से जो जिस राज्य की अधिकतम सीमा लगती है, अगर हम लोग इसकी बात कर लें, है ना, वो हो जाएगा देखिए मणिपुर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो उत्तरी मैदान है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, रुकिए एक सेकंड, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर में 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे लंबा सीमा अरुणाचल प्रदेश का है 520 किलोमीटर का। ठीक है, 61 देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो भारत के उत्तरी मैदान में जो वर्षा होती है वो होता है देखिए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, बी हमारा करेक्ट होता है। यही वर्षा रबी फसल के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
62 कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए कॉफ़ी पोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है, देखिए सेंटोस जो है ना अपना, इसको कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक ब्राज़ील का बंदरगाह है सेंटोस। 63 देखते हैं हम लोग, देखिए नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी की बात कर लेते हैं भाई। देखिए ये जो है ना कुमाऊं हिमालय का ये भाग है नंदा देवी चोटी। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, ये भी ध्यान रखिएगा। 64 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है ये, तो ये जो है देखिए प्रवाल द्वारा निर्मित ये द्वीप है। द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, दूध गंगा। देखिए दूध गंगा की बात कर लें है ना, तो दूध गंगा सहायक नदी है चिन्नाब की, सी करेक्ट होगा। भार का एसआई मात्रक क्या है, भार का एसआई मात्रक क्या है, तो भार का एसआई मात्रक देखिए न्यूटन होता है, सी करेक्ट होगा। 67 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी में एक लंबा पाइप जैसा होता है और उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, जो कि पानी की सतह से बाहर निकलता है और देखता है कि सतह पे क्या है नहीं है। 68 देखते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे जो है देखिएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 69 देखिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, ये प्रभाव जो पड़ेगा तो ये कम हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 70 देखिए, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार जो है ये कार्य करते हैं। ओके, देखिएगा ये कार्य करते हैं देखिए विपरीत दिशा में, डी करेक्ट होगा। 71 देखिए, निम्नलिखित में क्या तरंग विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की जो विशेषता नहीं है देखिए वो है माध्यम, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, इसकी विशेषता है आयाम नहीं है। राइट। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन की बात कर लें, जो विकल्प है वो है देखिए दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। बाकी सारे जो हैं ये तीनों ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट, क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 73, निम्नलिखित में से किसी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया जाता है। तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसके बारे में बताया जाता है, तो ये देखिए डाल्टन जो है ये परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन ने ही सबसे पहले ये ज्ञान दिया था। 74, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य तापमान पे जो द्रव अवस्था में रहता है अगर हम लोग उसकी बात कर लें तो वो होता है देखिए गैलियम। ठीक है, गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक होता है Ga। ठीक है, यह प्रतीक में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होता है और यह सामान्यतः तापमान में तरल अवस्था में रहता है। 75 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा नहीं है, तो 2.6 ये जो है, या 2:6 बोलें तो ये देखिए ऑक्सीजन गैस का विन्यास है, किसी धातु का नहीं है। 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है, देखिए परमाणु क्रमांक को माना जाता है। तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाता है। 77 देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में देखिएगा इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया होता है इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। राइट, तो 77 का हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए 78 नंबर देखते हैं हम लोग, नंबर 78। चलिए 78 में देखिएगा, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। किसी भी लवण का pH मान जब 0 होगा तो ध्यान रखिएगा वो जो है ना सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का लवण होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 78 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 79 देखिएगा क्या बोल रहा है, जलीय विलयन में किसी अम्ल का या क्षार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा। देखिए उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है, यही हम लोग कहेंगे, तो ए करेक्ट होगा। 80 देखिएगा, 80 में क्या बोल रहा है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
देखिए हीलियम बोलते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, जिसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, चलिए 81 अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है देखिएगा ये खाद में बहुत ओपनली होता है। ठीक है, 82 देखिएगा कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है, राइट। चलिए 83 नंबर देखते हैं, क्या है 83 नंबर? हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी इसका अध्ययन जो है किससे रिलेटेड है? देखिए ये ब्लड से रिलेटेड है हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड से संबंधित है हेमेटोलॉजी, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्लड के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, 84 पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? तो प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पानी की कमी के कारण जो कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने का प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, यानी कि जीव द्रव संकुचन। 85 हमारे शरीर में वसा संचयन ऊतक कौन सा है? फैट का जो संचय करता है वो ऊतक है, देखिए एडिपोज ऊतक, राइट। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 स्थानीय ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को देखिएगा विभेदन कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए क्या बोला जा रहा है? 87 पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो पादपों में जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है वो है देखिए कार्बन, सी करेक्ट होगा। ठीक है, 88 निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो ये योगदान दिया है देखिए ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 89 देखिएगा जोंक निम्नलिखित में से किस संधि से संबंधित है? जोंक किस संधि से संबंधित है? ये संबंधित देखिए एनिलीडा जो है संघ से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा संघ हो जाएगा, मैं संधि पढ़ लिया था, माफ़ करिएगा। एनिलीडा संघ से संबंधित है जोंक। ठीक है, ये एक अभयलिंगी होता है ना। 90 देखिए निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत किस में पाया जाता है? तो देखिए ये मछलियों में जो है ना होमोडोंट दांत पाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 91 मनुष्यों के पाचन तंत्र के उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्यों का पाचन तंत्र का जो उत्सर्जित अम्ल होता है वो होता है देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका हम लोग रासायनिक नाम रखते हैं HCl। 92 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? इनमें से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? देखिए तपेदिक जो है ये विषाणुजनित नहीं है, ये जीवाणुजनित रोग है। ठीक है, जीवाणुजनित रोग है, ध्यान रखिएगा। 93 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था या कौन था? तो देखिए ये PC महानबोलिस जी को बनाया गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 देखिएगा क्या बोल रहा है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नार्म स्थित है कहाँ पे? तो ये नार्म जो है ये भैया देखिएगा हैदराबाद में है। ठीक है, 95 देखिएगा निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इस्तेमाल होता है देखिए औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, बी हमारा सही हो जाएगा। 96 देखिएगा क्या बोल रहा है? 96 में यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपातिक y है तो 6x:13y का मान क्या होगा? इसका मान देखिए 2:3 हो जाएगा। 97 विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे के बाद बस में कितने समय में विश्राम के लिए रुकती है? तो देखिएगा 15 मिनट के लिए बस रुकती है। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया, इसको हल करना है। इस समीकरण का चलिए देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर खुद जरूर सॉल्व करिएगा। मैं करेक्ट बताता हूँ, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 99 3 साझेदार A, B तथा C ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर व्यापार स्टार्ट किया और एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये में कुल लाभ में A का लाभांश ज्ञात करना है। तो A का जो लाभांश है वो देखिए 18,400 रुपया हो जाएगा।
आज का हमारा सेट नंबर 1 का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुल मतों की संख्या की बात कर लें, क्या हो जाएगा, तो कुल मत हो जाएगा देखिए 1800, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पे होता है। अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करिए कि ताकि डेली का डेली ये सेट आए और आपको सेट का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, कल दोबारा से सेट नंबर 2 के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।